बीए सेकेंड ईयर के इतिहास विषय में आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। पहले अपन व्यक्ति परिचय पढ़ रहे हैं और उसकी राजनीतिक उपलब्धियों को पढ़ रहे हैं। इस प्रकार हमने इससे पहले मुगल साम्राज्य को पढ़ा था और मुगल साम्राज्य के बाद सल्तनत काल में एक व्यक्ति विशेष अलाउद्दीन खिलजी को आज ले रहे हैं, जो सल्तनत काल के खिलजी वंश से संबंधित है। बारी बारी से हम हर टॉपिक को एक एक करके अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ले रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी को। ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और अलाउद्दीन खिलजी जो टॉपिक्स है उस पे हर वर्ष यूनिवर्सिटी की किताब में एक ना एक सवाल जरूर आया है। हो सकता है वो उसकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पूछा गया हो या फिर उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में। तो उसके दो चैप्टर्स हैं अलाउद्दीन की, एक राजनीतिक उपलब्धियां और एक प्रशासनिक अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले इसके राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं, राजनीतिक जीवन वर्थ है, उसको अपन पूरा अध्ययन करेंगे। जो अलाउद्दीन खिलजी है ये खिलजी वंश से संबंधित है। इससे पहले हिंदुस्तान में गुलाम वंश का शासन था और कहते हैं गुलाम वंश के जो शासन था उसमें जो खिलजी वंश वाले हैं ये कहते हैं उस समय जो उच्च मुसलमान माने जाते हैं उनका हिस्सा थे। और इन लोगों को जो गुलाम वंश के शासन कार्य प्रणाली थी, जो शासक गुलाम वंश के लोग बन रहे थे, उन्हें ये पसंद नहीं था। तब कहते हैं लेकिन देखो घटनाएं इतनी सी हो गई कि इन शासकों में बड़े जबरदस्त राजा हुए गुलाम वंशों में, इनके कारण किसी की दाल गली नहीं। और कहते हैं वो उनकी बस तैयारी में थे कि कोई कमजोर शासक आए और कहते हैं तख्ता पलट कर दिया जाए। इसी समय अंतिम दिनों में एक शासक आया था ट्यूमर्स। इसका नाम आपने एक बार नाम सुना होगा, कैकुबाद। इस कैकुबाद जो अंतिम शासक था गुलाम वंश का, इसकी हत्या की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने हत्या की थी? और जलालुद्दीन खिलजी ने जब कैकुबाद की हत्या की तो कैकुबाद की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश को समाप्त करता है और एक नए वंश की नींव डालता है और वो है खिलजी वंश। यानी खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन इस खिलजी वंश का इतिहास में जो महत्व बढ़ाया, इतिहास में खिलजी वंश को जिसके लिए याद किया जाता है वो था इसका भतीजा, और एक प्रकार से देखा जाए तो इसका दामाद भी था। तो भतीजा और दामाद वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भतीजा भी था, प्लस उसने जलालुद्दीन खिलजी की लड़की से शादी भी कर रखी थी, तो कहते हैं ये दामाद भी था। अब ये शासक बनता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके बारे में कहते हैं चरित्र में कुछ कमजोरियां थी। और चरित्र में कमजोरियां क्या थी? पहली चीज तो ये कि ये छल कपट का सारा ज्यादा लेता था। इसने रिश्तों में भी कुछ नहीं देखा और कहते हैं कि ये जब शासक बना तो अपने चाचा और ससुर दोनों होता है जलालुद्दीन, तो कहते हैं उसकी हत्या करके शासन प्राप्त किया था इसने। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कौन करता है? अलाउद्दीन। और इस प्रकार अपने चाचा की हत्या करके वो राज सिंहासन प्राप्त करता है। तो अपन आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना होती है। ठीक है, अब 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हो गई, लेकिन जो संस्थापक था इस वंश का, वो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। क्या हुआ कि संस्थापक जो जलालुद्दीन खिलजी था उसी ने उसके शासनकाल में जो दक्षिण भारत की सूबेदारी थी वो मिली थी अलाउद्दीन को। ठीक है, अब अलाउद्दीन क्या करता है? 1296 में ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या करके कौन करता है? अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन शासक बन जाता है। और यह हत्या कहते हैं कि जो हत्या हुई उस हत्या के पीछे इसका एक ही उद्देश्य था, राज सिंहासन प्राप्त करना। इस समय क्या है? कड़ा, मणिपुर साउथ इंडिया में एक स्थान है, वहां से वो अभियान जीत करके आया था।
बहुत सारा धन लेकर के आया था, तब कहते हैं उसका सम्मान करने जलालुद्दीन गया था, और जब वो उससे मिलता है तब वो उसके सूरा घोंप के उसकी हत्या कर देता है, और तब वो शासन प्राप्त करता है 1296 में। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 से लेकर 1316 तक शासन करता है। यानी ये जो 20 वर्ष का कालखंड है, इस दौरान अलाउद्दीन की क्या क्या राजनीतिक उपलब्धियां रही है उन सबको अपन पढ़ेंगे। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन अलाउद्दीन खिलजी से शुरू करते हैं। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी (1296) में इसका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन कहते हैं इससे पहले, राज्याभिषेक से पहले ये क्या है कि ज्यादातर रहा था दक्षिण भारत में। तो कहते हैं दक्षिण भारत में ही इसकी जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं, जो उनकी कहते हैं मित्रता और शत्रुता, जो भी पक्ष रहे हैं वो दक्षिण भारत में ज्यादा रहे। तो कहते हैं जब ये खिलजी सल्तनत का मतलब कहते हैं राजा प्राप्त हो जाता है, सुल्तान बन जाता है, तब ये दक्षिण भारत पे ज्यादा जोर देता है, यानी अपने अभियानों को वापस दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा देता है। और दक्षिणी भारत में जब वो अभियान बढ़ाएगा तो इनके जो दक्षिण भारत के अभियान है, अपन उसमें अगर देखने जाए तो जो महत्वपूर्ण है वो है देवगिरी, वारंगल व होयसल। इन 3 राज्यों पर वो वापिस अपने अभियान भेजेगा। लेकिन इससे पहले वो एक महत्वपूर्ण अभियान करता है और वो था गुजरात अभियान। ये जो गुजरात अभियान है, इस गुजरात अभियान के फलस्वरूप कहते हैं सिर्फ इस एक अभियान ने उसके लिए कई अभियानों की नींव डाल रखी थी। कहते हैं गुजरात अभियान नहीं हुआ होता तो शायद राजपूताना पर भी इतना आक्रमण होता या नहीं होता, लेकिन गुजरात अभियान पे गए तब राजपूताना पे भी आक्रमण हुए बाद में, और उसके बाद वो साउथ इंडिया की तरफ भी बढ़ता है। तो इसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान था, वो था गुजरात अभियान। ठीक है, अपन एक एक करके अब इसके अभियानों को पढ़ते हैं, ताकि जैसे जैसे इसके अभियानों को पढ़ेंगे पूरी डिटेल्स अपने समझ में आ जाएगी। अब कहते हैं जो इसका प्रारंभिक जीवन था वो जब दक्षिण भारत में बीता। दक्षिण भारत में क्या हुआ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में एक लड़की थी चिमना नाम की कोई लड़की थी, उससे वो प्रेम कर बैठा और उस चिमना को लेकर के आ गया दिल्ली। जब वो राज्याभिषेक होता है उसका तो वो वापिस अपने साथ उसको लेके आ जाता है दिल्ली। और जो चिमना है, जब वो अलाउद्दीन को देखती है और अलाउद्दीन उसको प्राप्त करता है, तब कहते हैं वो अपने पति को छोड़ करके इसके पास आ जाती है। अब जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके इसके पास गई, उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो उसके साथ भी कैसे रहेगी। लेकिन कहते हैं कि राजपूताना पे जो पहला आक्रमण होगा, ये पढ़ाने जरूरी इस वजह से है कि इस चिमना के कारण राजपूताना पे जो पहला आक्रमण होगा उसका एक मेन कारण चिमना ही होगी। वो मैं जब राजपूताना पे आक्रमण आएगा उसमें बताऊंगा आपको। तो कहते हैं ये चीज वहां घटनाक्रम हो गई, तब चिमना नाम की जो व्यक्तित्व है वो आया दिल्ली सल्तनत में। अब जब दिल्ली सल्तनत में आ गई तब कहते हैं कि दक्षिण भारत का पटाख से एक बार अपन समाप्त करते था कि वहां से क्या स्थिति थी। अब क्या हुआ, उसका महत्वपूर्ण अभियान होगा गुजरात अभियान किसके नेतृत्व में होगा, किस परिप्रेक्ष्य में होता है, ये सब डिटेल से पढ़ते हैं और इसके संदर्भ में पढ़ेंगे राजस्थान को भी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसके गुजरात अभियान को। गुजरात अभियान इसने किया था 1299 में, 98-99 है, 1299 ईस्वी का है। ये जिसके नेतृत्व में हुआ था वो 2 सेनापति थे इसके, नुसरत खान
व उलू खान के नेतृत्व में। अब इसका एक राजनीतिक उद्देश्य भी था कि ये साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। तो कहते हैं ये साम्राज्यवादी यानी विस्तारवादी नीति के तहत गुजरात को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, जो दक्षिण भारत में रहते हुए उसके तनातनी का मुख्य कारण रहा था। अब क्या हुआ कि उस समय जो गुजरात का शासक था उसका नाम था कर्ण बघेल। ठीक है, गुजरात का शासक कौन था? कर्ण बघेल। इस गुजरात के शासक के कर्ण बघेल की पत्नी का नाम था कमला और इसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था देवल। ध्यान रखना, अमीर खुसरो ने इसी देवल और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खान पर एक ग्रंथ लिखा है आशिका नाम का, जो देवल खिज्र खान ग्रंथ कहलाता, यानी उसमें उन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया। अब ये चीज कितनी उस समय सत्य थी, लेकिन इतिहास में जो ग्रंथ लिखा गया वो इसी के ऊपर लिखा गया है, देवल और खिज्र खान पर। ठीक है, अब देखो जो गुजरात का शासक कर्ण बघेल है, जब नुसरत खान व उलूग खान की सेना आती है गुजरात अभियान पे, तब एक घटनाक्रम घटित होता है जिसको अपन राजस्थान के संदर्भ में समझते हैं। जैसे ये राजस्थान है, अब देखो यहां गुजरात है, यहां अपन मानते हैं दिल्ली। अब दिल्ली से अलाउद्दीन गुजरात आ रहा है तो कहते हैं उसके लिए सीधा रास्ता ये था। अब उस समय कोई वायुयान या कोई ऐसी चीज तो थी नहीं, परिवहन के साधन जिसके मध्य से अगर घूम के भी आए तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं। तो कहते हैं पैदल सैनिक और वो आए तो यहाँ सीधा रास्ता ही देखेंगे। तब कहते हैं सैनिक जब यहाँ से आ रहे थे तो यहाँ एक बहुत बड़ी रियासत थी राजस्थान की, रणथंबोर। और रणथंबोर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। और चौहानों की जो सल्तनत काल के जितने भी सुल्तान हुए उनसे परंपरागत दुश्मनी थी पृथ्वीराज चौहान से लेकर के। तो कहते हैं इस शासक ने क्या कर दिया, हमीरदेव ने, जब सेना यहां से निकल रही थी, और सेना किस लिए जा रही थी उसका भी देखो एक कारण समझो। जो अलाउद्दीन था वो कर्ण बघेल की पत्नी कमला को प्राप्त करना चाहता था। अब उस परिप्रेक्ष्य में, और दूसरा कहा जाता है विस्तारवादी नीति के तहत भी आक्रमण करता है, लेकिन जब वो गुजरात के शासक कर्ण बघेल पे आक्रमण करेगा, सेना भेजी नुसरत खान और उलूग खान के नेतृत्व में, तब यहां से जाते समय रणथंबोर के शासक ने खिलजी की सेना को रास्ता नहीं दिया, यानी यहां से ही प्रवेश कर रहा था और यहाँ रणथंबोर की रियासत थी, उसका साम्राज्य था, तो उसने जाने से मना कर दिया कि हमारी सीमा से होकर के आप नहीं जा सकते। अब अलाउद्दीन था, उसने सोचा कि अब हमारा प्लान है गुजरात को जीतना, और अगर बीच में इसमें उलझ गई तो फिर गुजरात हमारा पीछे रह जाएगा। तब वो क्या करता है, नुसरत खान और उलूग खान वाया यूपी और फिर मालवा होकर के गुजरात आते हैं। इस दौरान वो मालवा को भी जीतते हैं, लेकिन कहते हैं ये अभियान पे घूम के आते हैं, और जब इतने घूम के आते हैं तो परेशान होती है सेना। तब अलाउद्दीन और ये सोचते हैं कि एक बार गुजरात को जीता जाए और उसके बाद देखते हैं रणथंबोर को जिसने हमारा रास्ता रोका था। तो एक बात समझ लेना, रणथंबोर आक्रमण का पहला कारण तो अलाउद्दीन के दिमाग में यही था कि जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात अभियान पे जा रही थी तो जाती हुई सेना को रास्ता नहीं दिया हमीरदेव चौहान ने। इसका मतलब हमीरदेव चौहान भी वीर तो होगा जिसने अलाउद्दीन का रास्ता रोक दिया और अलाउद्दीन को रास्ता परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया। अब गुजरात पे हुआ आक्रमण, कर्ण बघेल युद्ध में पराजित हो गया, लेकिन ये अलाउद्दीन की नीतियों से, उनके चरित्र से परिचित था। अब अलाउद्दीन हिंदू लड़कियों से विवाह करने की भी उसकी उत्कट लालसाएं थी, कमला को भी प्राप्त करना चाहता था। अब कर्ण बघेल जब पराजित हुआ तो क्या हुआ, जब ये पराजित हुआ तो अपनी पुत्री देवल को लेकर कहां चला गया, देवगिरी। देवगिरी का राजा था रामचंद्र देव। कौन था? और रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन, इस जो कर्ण बघेल है, इसको शरण दे दी अपने यहाँ, यानी ये साउथ इंडिया चला गया देवगिरी, और देवगिरी में इसको शरण किसने दी, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने। अब देखो रामचंद्र देव शरण दे देता है, अब देवल वही है, लेकिन गुजरात अभियान जीता जाता है, लेकिन जीतते जाने के बाद कमला अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों के हाथों में लग जाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जब कमला लगती है तो कमला को भेजा जाता है दिल्ली और कमला से शादी कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन कहते हैं इसी अभियान के तहत, गुजरात अभियान में, जब खंबात की खाड़ी
के पास जाते हैं तब उलूग खान और नुसरत खान वहां होते हैं, तब कहते हैं उनको एक हिजड़ा मिलता है जिसका नाम था काफूर। क्या नाम था? और काफूर जो मिला, उस काफूर को लेकर के वो गए थे वापस दिल्ली। तो कहते हैं काफूर भेजा गया था दिल्ली के पास, और यही काफूर इतिहास में अलाउद्दीन के लिए इतना लाभदायक सिद्ध हुआ कि इसने साउथ इंडिया के जितने भी अभियान किए हैं, आगे दक्षिण भारत के जितने भी विजय अभियान किए, वो काफूर के नेतृत्व में किए। और कहते हैं काफूर ने उसको इतनी राजनीतिक उपलब्धियां दिलाई, उसको इतना महत्व प्रदान करवा दिया, इसके कारण अलाउद्दीन ने इस काफूर को मलिक की उपाधि दे दी। इसलिए इतिहास में ये काफूर मलिक काफूर के नाम से जाना जाता है। यानी कि अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियानों का नेतृत्व कौन करेगा? मलिक काफूर, जो उसे कहां से मिला था? खंबात की खाड़ी से। अब मलिक काफूर मिल गया, मलिक काफूर भी चला गया दिल्ली, कमला भी चली गई दिल्ली। कहते हैं बाद में कमला के पास से खत भी लिखवाए गए थे देवल के लिए, लेकिन कहते हैं वो देवल को भी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन ये चीज हुई नहीं। बाद में ध्यान रखना, वापिस आक्रमण होगा जब देवगिरी पे, तब कर्ण बघेल युद्ध में पराजित हो जाएगा, मारा जाएगा, और देवल वापिस यहां से लेकर के ये चले जाएंगे। लेकिन वो 1308 की बात है जब वो देवगिरी पे आक्रमण करेगा, उस समय की घटना है। लेकिन पहले 1299 में का जो अभियान था वो महत्वपूर्ण था। 1299 के बाद क्या अभियान होते हैं वो देखते हैं, एक बार इसको नोट डाउन करें। फिर दूसरा जो अभियान है वो अभियान है उसका रणथंभौर अभियान। जो महत्वपूर्ण अभियान है वो सब पढ़ रहे हैं, छोटे मोटे अभियान तो उसने खूब किए होंगे। जो रणथंभौर अभियान है वो है 1301 का, ठीक है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अभियान था, लेकिन ध्यान रखना ये राजपूताना पे अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान था जो वो कर रहा है 1301 में। ध्यान रखना इस अभियान का नेतृत्व भी अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन करेगा? नुसरत खान व उलूग खान, क्योंकि इन्हीं को जाते टाइम इन्होंने रोका था। अब देखो एक बार वापिस यहाँ जो रणथंभौर पहला जो कारण था आक्रमण का, वो सीधी सी बात है कि दिल्ली से जो अलाउद्दीन की सेना गुजरात अभियान पे जा रही थी उसका रास्ता रोकना। लेकिन अब देखो जब उन्होंने गुजरात जीता तब कहते हैं यहां से वो वापिस जाते हैं, सैनिक रवाना हो जाते हैं, और अब वो सीधे जाते हैं कि अब रणथंभौर को देख लेंगे। लेकिन घटना क्या होती है कि भारत के इसी दक्षिणी भाग में एक रियासत है मेवाड़, और मेवाड़ वालों ने कहते हैं कि जो लौटती सेना थी उसको रास्ता नहीं दिया। थोड़ा समझने की कोशिश करना, जो सेना अभियान पे जा रही है तब रास्ता किसने दिया? रणथंभौर वालों ने। और जब गुजरात विजित किया तब रास्ता किसने नहीं दिया? मेवाड़ वालों ने। और मेवाड़ की वीरता तो सर्वप्रसिद्ध है, सब जानते हैं। कहते हैं तो फिर इन्होंने इनसे पंगा लेना उस समय उचित नहीं समझा। अब इन्होंने क्या कर दिया, कभी ये कहते हैं कि यहां से गए, लेकिन इन्होंने फिर रास्ता चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता तो एक बार देख ही लिया है, अब अपन क्या करते हैं कि राजस्थान के दौरों से निकल जाते हैं। और ध्यान रखना ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान होकर के जाएंगे। तब यहां पर भी एक रियासत थी जालोर, बड़ी महत्वपूर्ण है। सिवाना इसी का उस समय खंड था, पर सिवाना और जालोर दोनों अभियान पढ़ेंगे अपन। सिवाना के अभियान को प्रथम जालोर अभियान कहा जाता है, जबकि मूल रूप से जालोर पे होगा वो जालोर का द्वितीय अभियान था। अब जो जालोर है यहां क्या एक स्थान था मोदरा। अब मोदरा में क्या हुआ, जब इनकी सेना आई तो कहते हैं सेना यहां विश्राम कर रही थी, उस समय यहां से जो धन प्राप्त किया गया उस धन को लेकर के कहते हैं कि उस समय मुसलमानों में भी दो वर्ग बन गए थे। एक जो तुर्की से आए थे वो, दूसरे जो हिंदुस्तान में मंगोल आए थे, उन मंगोलों ने जब इस्लाम ग्रहण किया तो वो नव मुसलमान कहलाए। अब जो नव मुसलमान थे और जो पुराने तुर्की मुसलमान थे उनमें क्या हुआ, यहां धन को लेकर के विरोधाभास हो गया और कहते हैं जबरदस्त विद्रोह हो गया बीच में। पर इस चीज का फायदा उठाया था कानड़दे, और कानड़दे का भतीजा जो था सातलदे और उसका पुत्र विरमदे, उन्होंने कहते हैं जबरदस्त लूटमार की थी। तब कहते हैं कि ये जो अभियान हुआ उससे अलाउद्दीन सख्त नाराज था और अलाउद्दीन ने जालोर को भी सबक सिखाने का सोच रखा था। इससे पहले उसने रणथंभौर को, और फिर जब जाती हुई सेना को रास्ता मेवाड़ ने नहीं दिया तो मेवाड़ भी उसके लिए कारण बन गया। तो तीन तो प्रारंभिक कारण है इन तीनों रियासतों पे आक्रमण के, ये यहां से थोड़ा याद रखना आपको। अब देखो जब वो रणथंभौर अभियान पे जाता है तो कहते हैं जब दिल्ली पहुंच गए तो अब उनके ठिकाने किसको लगाना है, रणथंभौर को। तो रणथंभौर अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है, नुसरत खान और उलूग खान। अब रणथंभौर अभियान का प्रमुख कारण क्या था, तो कहते हैं रणथंभौर अभियान का कारण था, वो कारण था पहला जाती हुई सेना को रास्ता नहीं देना। दूसरा एक कारण और था, एक साउथ से, यानी मैंने पहले कहा था मराठवाड़ा से एक लड़की लेके आया था अलाउद्दीन, नाम था चिमना। अब क्या हुआ कि जो अपने पति की नहीं हुई वो अलाउद्दीन के पास गई है। अब उसने क्या कर दिया कि वहां पर
एक मौका और देखा और एक मोहम्मद शाह नाम का आदमी था। कौन था? इस मोहम्मद शाह से मिल गई। कौन? चिमना। अब दोनों ने मिलकर के योजना बनाई कि अपन अलाउद्दीन को रास्ते से हटा देते हैं और मोहम्मद शाह नया शासक यहाँ का बन जाएगा। लेकिन ये बात फलीभूत होती इससे पहले ही ये चीज पता लग गई अलाउद्दीन को। तब कहते हैं अलाउद्दीन ने इसको सजा देने के लिए, यानी इसको सजा देने के लिए जो प्रयास किया वो रणथंभौर पे होगा उसका कारण। अब मोहम्मद शाह को ये बात जब चिमना ने बताई कि जो राज था वो राज की बात पता लग गई है, तो अब देखो चिमना को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बेचारा हमारा कौन गया? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह भाग गया वहां से। अब जब दिल्ली से भागता है तो इस मोहम्मद शाह को कोई शरण नहीं देता है, क्योंकि जो शरण देगा वो किसका अपराधी होगा? अलाउद्दीन का। और अलाउद्दीन अगर देखा जाए तो उस समय पूरे दिल्ली सल्तनत का शासक है, सुल्तान है, तो उससे हर कोई खौफ खाता था। अब मोहम्मद शाह शरण का ले, तब कहते हैं कि भागता हुआ रणथंभौर आया और रणथंभौर के शासक हमीर देव ने इसको शरण दे दी। यानी ये किसका अपराधी था? अलाउद्दीन का। शरण किसने दी? हमीर देव चौहान ने। इसने कहा कि हमीर देव कहते हैं कि शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब अलाउद्दीन अपना एक दूत भेजता है हमीर के पास और कहा जाता है कि हमीर देव से ये इन्होंने गुजारिश की थी कि आप मोहम्मद शाह को छोड़ दो, लेकिन हमीर ने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। तब कहा कि इसका परिणाम कुछ उल्टा होगा। फिर तो हमीर उस परिणाम से नहीं डरा, तो इसका मतलब कुछ वीरता के गुण तो भरे हुए थे किसमें? हमीर देव ने, जो अलाउद्दीन से भी उस समय नहीं डरा और अपने शरणागत की रक्षा का संकल्प ले रखा था। तो मोहम्मद शाह रणथंभौर अभियान का कारण बनेगा। पहला, सेना को जाने नहीं दिया, दूसरा कारण कौन है? मोहम्मद शाह। आक्रमण हो गया, हटीला था हमीर, कहते हैं हमीर हट नाम का बहुत बड़ा उपन्यास लिखा गया इसके ऊपर। अब हटीले के होने के कारण उसने क्या करता है? युद्ध संग्राम छिड़ गया, वीर गति को प्राप्त हो जाता है यहाँ हमीर देव चौहान, लेकिन कहते हैं शरणागत की रक्षा के लिए अपने राज्य को भी खो देगा वो। तो अब जो हमीर और इसके बीच में युद्ध हुआ उसमें हमीर पराजित हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, यानी केसरिया हो गया। तब पीछे उसकी एक रानी थी रंग देवी। उसने जल जौहर किया था। क्या किया था? लेकिन ये जो जल जौहर था ये प्रथम जौहर है राजस्थान का, लेकिन ये जो केसरिया हुआ और जौहर हुआ ये हुआ साका, यानी दोनों प्रक्रिया हो रही है जिसमें केसरिया और जौहर, तो साका कहलाता है। तो 1301 राजस्थान का प्रथम साका था जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ? युद्ध इतना भयंकर था कि अलाउद्दीन का जो सेनापति था नुसरत खान, वो इस युद्ध में मारा जाता है। बाद में बचता कौन है? उलूग खान। और अलाउद्दीन इसी उलूग खान को क्या कर देता है? किलेदार बना देता है। यानी रणथंभौर का किलेदार किसको बनाया जाता है? उलूग खान को। यह घटनाक्रम है रणथंभौर अभियान का। इसके बाद इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण अभियान है वो अभियान है अपने चित्तौड़ अभियान। ये होगा 1303 में। तो महत्वपूर्ण अभियान है, बहुत बड़ा अभियान है, इसको भी अपन डिटेल से पढ़ते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप। अगला अभियान है अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान। अब वो मेवाड़ अभियान पे आएगा। जो चित्तौड़ अभियान है वो अभियान क्या था? कहता है कि जो चित्तौड़ अभियान है उसके पीछे पहला कारण तो ये था कि जब गुजरात अभियान को अलाउद्दीन ने जीता तो कहते हैं जो सेना लौट रही थी दिल्ली की तरफ उसको रास्ता मेवाड़ वालों ने नहीं दिया। तो प्रारंभिक कारण तो वही था। दूसरा कहते हैं कि उसकी साम्राज्यवादी नीति भी थी कि हर साम्राज्य को अपने में मिला दिया जाए, तो वो भी विस्तारवादी नीति रही होगी। लेकिन जो मुख्य कारण देखो, अलग अलग इतिहासकार हुए हैं। अमीर खुसरो, एक हुआ फरिश्ता, और
तीसरा अपन पढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को। अब तीनों अभियानों के संदर्भ में देखा जाए तो कहते हैं जो अमीर खुसरो है वो कहता है कि यहाँ जो आक्रमण का प्रमुख कारण था वो कारण था साम्राज्यवादी नीति। दूसरा फरिश्ता कहता है कि साम्राज्यवादी नीति प्लस जो गुजरात अभियान हुआ था उसने जो रास्ता नहीं दिया उसके कारण ये आक्रमण हुआ था। तो ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी इतिहासकार थे और दूसरी चीज देखें तो ये समकालीन भी थे, यानी जिस समय अलाउद्दीन था उसी समय का इतिहास बताया है इन्होंने। तो इन्होंने तो अपने ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं लिखा कि भाई चित्तौड़ अभियान का कारण पद्मिनी था, लेकिन कहते हैं शेरशाह सूरी के शासनकाल में एक लेखक हुआ है कवि मलिक मोहम्मद जायसी, इसने एक ग्रंथ लिखा पद्मावत। अब ये कारण बताता है कि पद्मावत पद्मिनी के बारे में है। अब कहते हैं पद्मिनी इस आक्रमण का प्रमुख कारण माना जाता है। लगभग 250 वर्ष बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, तब कहते हैं कि ये तथ्य इतना मान्य भी है या नहीं है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है तो इतिहास तो यही है कि जो सोर्स अपने पास अवेलेबल है उसी के आधार पे इतिहास पढ़ा जा रहा है। तो आपको इतिहासकारों के मतों के अनुसार चलना पड़ेगा। अमीर खुसरो कहता है साम्राज्यवादी नीति के कारण, फरिश्ता कहता है साम्राज्यवादी नीति प्लस गुजरात अभियान से लौटती हुई सेना को रास्ता नहीं देने का कारण, और मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि यह आक्रमण हुआ था पद्मिनी के कारण। अब चूंकि ये दो आक्रमण तो थे, तो अब पद्मिनी का जो आक्रमण बताया गया है इसको समझते हैं। देखो पद्मिनी जो है वो सिहल प्रदेश, और सिहल कौन सा, श्रीलंका, सिहल प्रदेश की राजकुमारी थी। इसका जो विवाह होता है वो होता है रावल रतन सिंह से, और जब रावल रतन सिंह से विवाह होता है तब ये मेवाड़ आ जाती है। अब इसी समय क्या होता है, किसी समय ये जब रावल रतन सिंह और पद्मिनी अपनी व्यक्तिगत बातों में तल्लीन होते हैं, उसी समय क्या होता है कि वहां एक आदमी चला जाता है, राघव चेतन। अब वो उनकी बातें सुन लेता है। अब ये बात पद्मिनी को पता लग जाती है। दूसरे दिन रतन सिंह पद्मिनी को उसको राघव चेतन को बुलाते हैं कि भाई ये हिमाकत कैसे कर दी कि भाई राजमहलों में गुप्त रूप से रात को चोरी छिपे विचरण करना, किसी की बातों को सुनना। तब कहते हैं इस कारण इस राघव चेतन को देश निकाला दे दिया जाता है। और राघव चेतन को जब देश निकाला दिया जाता है तो राघव चेतन इसका बदला लेने के लिए अलाउद्दीन के पास जाता है, और जो अलाउद्दीन को जाकर के बता, उसको पता था अलाउद्दीन चरित्र का इतना कहते हैं स्पष्ट व्यक्तित्व नहीं था उसके पास। वो मतलब जिन हिंदू लड़कियों के पास सुंदरता थी उनको प्राप्त करना चाहता था। अब इसी परिप्रेक्ष्य में जब वो इस समय अगर देखा जाए तो पद्मिनी वास्तव में उस समय की सबसे सुंदरतम महिलाओं में से एक थी। और जब राघव चेतन को निकाला गया तो राघव चेतन इसका बदला लेने के लिए क्या करता है कि अलाउद्दीन के सामने जितनी सुंदरता है उससे भी 100 गुना ज्यादा बखान करता है। और उसका बखान करने का कारण था कि अगर मैं उसकी प्रशंसा करूंगा इतनी सुंदरता की तो यह आदमी पागल हो जाएगा अलाउद्दीन, और चित्तौड़ पे आक्रमण कर देगा अलाउद्दीन इस पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। अब क्या हुआ कि उसने जाकर के बताया, तब अलाउद्दीन ने कहा कि अगर इतनी सुंदरता है तो वो उसी समय आक्रमण के लिए तैयार हो जाता है, और जो अभियान होगा वो होगा चित्तौड़ अभियान। अब चित्तौड़ पे अभियान हो गया, ये मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार है। और चित्तौड़ पे अभियान हुआ, अभियान जबरदस्त था। कहते हैं प्रारंभ में ही ये प्राप्त करना चाहता था पद्मिनी को, तो सीधा आक्रमण करता था, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिलती। तब क्या करता है, ये चित्तौड़ का जो रावल रतन सिंह था उसके पास एक दूत भेजता है और कहता है कि मुझे एक बार पद्मिनी के दर्शन करवा दो, मैं पद्मिनी को देख करके वापिस यहां से दिल्ली लौट जाऊंगा। लेकिन कहते हैं इस बात को रावल रतन सिंह पद्मिनी से भी बात करते हैं, लेकिन बाद में दोनों इस नीति पे आते हैं कि भाई इतने मेवाड़ी वीरों का बलिदान होगा, युद्ध होगा तो जनसहार होगा, नुकसान होगा, इसके फलस्वरूप अगर वो एक बार देख करके चला जाता है तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये राय थी रतन सिंह और अलाउद्दीन की। लेकिन जो पद्मिनी थी उस पद्मिनी के साथ साचा और भतीजा आए थे, नाम थे गोरा बादल, बड़े पराक्रमी वीर थे। ये जो 1303 का आक्रमण होगा चित्तौड़ अभियान, ये पूरा का पूरा गोरा और बादल को समर्पित होता है। तो कहते हैं उनकी वीरता के कारण भी याद किया जाता है। अब क्या हुआ, गोरा को ये पसंद नहीं आया कि उसकी बहन भाई किसी को दर्शन करवाने के लिए उपलब्ध हो जाए, और जिनके कारण ये नाराज होकर के कहते हैं कि चित्तौड़ छोड़ देता है। लेकिन
पद्मिनी कहती है कि मेरा भाई मुझे छोड़ के जा नहीं सकता, वो कहीं यही कहीं होगा जंगलों में, तो मैं उसे वापस उठवा के ले आऊंगी। अब गोरा वहां से चला गया, लेकिन हुआ क्या वो देखो। रावल रतन सिंह है, समझौते के तहत अलाउद्दीन चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करते हैं। वहां क्या होता है कि सामने कोई दर्पण होता है, यहाँ पर्दा रखा जाता है, यहाँ पर अलाउद्दीन वगैरह उसके आदमी बैठे थे और यहाँ पर पद्मिनी। अब पद्मिनी का जो प्रतिबिंब है वो किसमें पड़ रहा है, उस दर्पण में, और उसी दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको कौन देख रहा है, यहां से, और इनके बीच में पर्दा है। यानी प्रत्यक्ष रूप से उसने पद्मिनी को नहीं देखा है, वो उसको दर्पण में देखता है, और जब दर्पण में देखता है तो वास्तव में ये सुंदर थी, तो कहते हैं सुंदरता को देख करके ये और लालायित हो जाता है। लेकिन उस समय उसके पास सिर्फ उसके अंगरक्षक थे, उसके अलावा किसी और को अलाउ नहीं किया जाता चित्तौड़ दुर्ग में। तो कहते हैं वो वहां से तुरंत रवाना हो जाता है। अब गलती ये हो गई कि रावल रतन सिंह क्या थे कि उनको दरवाजे तक छोड़ने गए। एक तो अपने यहाँ परंपरा ऐसी है कि कोई भी मेहमान आता है तो अपन दरवाजे तक उनको छोड़ने जाते हैं, और यही परंपरा इसकी भूल हो गई। ये कोई मेहमान नहीं था, लेकिन फिर भी रावल रतन सिंह उसको जब छोड़ने जाते हैं द्वार तक, तो कहते हैं उसी द्वार से उसको पकड़ लिया जाता है, और रतन सिंह को पकड़ करके अपने पास ले जाते हैं कौन, अलाउद्दीन। अब अलाउद्दीन डिमांड करता है कि यदि पद्मिनी को भेजो तभी रावल रतन सिंह को छोड़ा जाएगा। अब परिस्थितियां खराब हो गई, जो समझौता था उसके तहत जो उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया पद्मिनी और रतन सिंह ने, वो उल्टा पड़ गया। अब पद्मिनी रात्रि में क्या करती है, योजना बनाती है अपनी महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ। वो कहते हैं कि पुरुष के वेश में निकल जाती है बाहर, अपने भाई गोरा की तलाश में जाती है। गोरा वहीं जंगलों में होता है, मिल जाता है उससे, और उसे मनवा करके जैसे तैसे वो वापस लेके आती है। अब गोरा बादल एक योजना बनाते हैं। उसने कहा कि हम पद्मिनी को लेके तो आएंगे, लेकिन हमारी जो रानियां हैं वो वैसे नहीं आती, वो पालकियों में आएगी और उनके साथ हजारों स्त्रियां होगी। तब कहते हैं ये बात मान लेता है कौन, अलाउद्दीन, कि हाँ कोई बात नहीं, ये स्वीकार हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसे मेवाड़ पर इतना जल्दी मेवाड़ वाले बात मान लेंगे इस पे यकीन नहीं था। तब कहते हैं कि वो बड़ा सावचेत रहता है। अब क्या हुआ, गोरा बादल पद्मिनी को अंदर नहीं बिठाते, बल्कि खुद गोरा बादल स्त्रियों के वेश धारण कर लेते हैं और पालकियों में बैठ जाते हैं। दूसरे जो स्त्रियां जा रही है साथ में, हजारों स्त्रियां, वो हजारों स्त्रियां ना होकर के वो मेवाड़ी सैनिक थे। तो पूरी योजना के तहत गोरा बादल वहां जाते हैं और जाकर के इतना भयंकर युद्ध करते हैं कि इनकी तो नींद तक नहीं खुलती अलाउद्दीन की, और पल भर में तो वो रतन सिंह को छुड़ा लाते हैं। लेकिन ये इतना जबरदस्त युद्ध था कि इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं गोरा और बादल। अब रतन सिंह आ गए, युद्ध हुआ तो मेवाड़ी सेना का भी नुकसान हुआ, आदि मेवाड़ी सैनिक भी नष्ट हो गए। तब कहते हैं गोरा बादल भी पराक्रमी वीर थे, वो भी चले गए। अब रतन सिंह के पास एक ही विकल्प था, और वो था युद्ध। क्या अगर युद्ध ही करना पड़ेगा, नहीं तो पद्मिनी की बात माननी पड़ेगी। अब कहते हैं पद्मिनी को देना ये एक अच्छी बात नहीं था, तो उन्होंने क्या करते हैं, युद्ध कर दिया। तब कहते हैं पद्मिनी रतन सिंह को तिलक लगा करके रवाना कर देती है, और कहते हैं केसरिया के लिए तैयार हो जाता है कौन, रावल रतन सिंह, और युद्ध भूमि में अपने पराक्रम सहित ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और तब अलाउद्दीन दौड़ा दौड़ा आता है चित्तौड़ दुर्ग की तरफ। लेकिन जो पद्मिनी है उसने क्या कर दिया कि जब समाचार मिला कि रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो उसने क्या हुआ, चित्तौड़ दुर्ग में एक जौहर स्थल बनाया, कहा जाता है आजकल। वहां पर क्या है कि लकड़ियां इकट्ठी कर रखी थी, अग्निकुंड बनाया था, और उस अग्निकुंड में कहते हैं हजारों स्त्रियों के साथ ये उस अग्नि में समाहित हो जाती है। और ये राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर था, यानी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए पद्मिनी ने मरना स्वीकार कर लिया, यानी जौहर कर दिया यहाँ। और इतिहास में तो राजस्थान में ऐसी परंपरा रही कि जौहर को भी व्रत माना गया है, तो ये जौहर व्रत चित्तौड़ में हुआ 1303 में। ये मेवाड़ का प्रथम शाखा था, याद रखना, मेवाड़ का प्रथम जौहर है, प्रथम शाखा है, लेकिन राजस्थान का द्वितीय शाखा है। पर राजस्थान का जो प्रथम शाखा रणथंभौर में हुआ था, वो उसमें एक फीचर से लगता है कि जो जौहर उसमें भी हुआ है, लेकिन जौहर जो हुआ था वो जल जौहर था। लेकिन अगर कहा जाए प्रथम अग्नि जौहर कहां हुआ, तो वो हुआ है चित्तौड़ में, और वो हुआ है किसके द्वारा, पद्मिनी के द्वारा। ये था चित्तौड़ अभियान। और इसके बाद कहते हैं जब उसको कुछ भी हाथ नहीं लगता, जिसकी इच्छा थी वो भी नहीं मिली, तब कहते हैं कि अलाउद्दीन है वो क्या करता है कि गुस्से में कत्लेआम का आदेश देता है इस दुर्ग में, और कत्लेआम मचाता है। जो जनता है उसका भी कत्ल कर दिया जाता है, निरपराध व्यक्ति मारे जाते हैं। और बाद में अपने पुत्र, इसका एक बेटा था खिज्र खान, उस खिज्र खान के नाम पर चित्तौड़ का नाम क्या रखता है, वो खिजराबाद। क्लियर, ये है चित्तौड़ अभियान। अब पढ़ते हैं अपन इसके बाद का अभियान, जालोर अभियान। यानी प्रथम
जालोर अभियान, फिर देवगिरी अभियान होगा, लेकिन देवगिरी अभियान को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले पूरा जालोर 1308 और 1311, प्रथम और द्वितीय, प्रथम में सिवाना मुख्य होगा और दूसरे में जालोर होगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे ये जालोर का प्रथम अभियान है, लेकिन मूल स्थान जालोर तक नहीं आते हैं, ये आते हैं सिवाना, इसलिए इसको सिवाना का आक्रमण भी कहा जाता है, सिवाना अभियान। ये हुआ था 1308 में। अब इसको जालोर का प्रथम अभियान क्यों कहते हैं? कहते हैं कि सिवाना उस समय जालोर का ही एक पार्ट था और जालोर का जो शासक था उस समय वो था कानड़ दे सोनगरा। ठीक है, और सिवाना अभियान हुआ उस समय, जो सिवाना रियासत थी छोटी सी, उसका उसने जो प्रबंध है राजा बना रखा था अपने भतीजे को, और उसका नाम था सातल दे। ये सातल दे सोनगरा था। ठीक है, अब सिवाना अभियान का प्रमुख कारण क्या है वो भी समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये कि सिवाना अभियान जो है एक प्रकार से देखा जाए तो यूं है जैसे ये जालोर की पहाड़ी है, अब ठीक थोड़ी सी दूरी पर एक और पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे यूं समझते हैं यहां पर जालोर का दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पर भी एक दुर्ग बना हुआ है, अब ये है जालोर स्वर्णगिरी पहाड़ी पर, और ये है सिवाना, वर्तमान में बाड़मेर जिले में, लेकिन उस समय जालोर के अंतर्गत था, तो यहाँ सिवाना दुर्ग है। इस सिवाना दुर्ग को कुमटगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, और ये मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी रहा, यानी आपातकाल के समय मारवाड़ के राजाओं ने ज्यादातर शरण स्थली कौन सा रहा है? सिवाना दुर्ग। अब ये उस समय जालोर का हिस्सा था, तो कहते जालोर का उस समय प्रभाव कानड़ देव सोनगरा ने जालोर का इतना यश बढ़ा दिया था कि जालोर पूरे हिंदुस्तान में मतलब प्रसिद्ध था। तब कहते हैं इसी परिपेक्ष में वो यहाँ अलाउद्दीन आएगा, और अलाउद्दीन से पहले जालोर पे एक आक्रमण दिल्ली सल्तनत का एक और सुल्तान था गुलाम वंश का, नाम था इल्तुतमिश, उसने भी आक्रमण किया था यहाँ, तो इसका मतलब जालोर का प्रभाव था उस समय। अब जैसे सिवाना दुर्ग पे आक्रमण होता है, उस सिवाना दुर्ग का शासक कौन था? सातल दे। अब जो सातल दे है वो क्या करता है कि इस सातल दे पे आक्रमण जो कारण करने का कारण है वो तो एक तो मोदरा वाला कांड था जिसके कारण वो जालोर पे आता है, लेकिन पहले सिवाना पे क्यों हुआ? कहा जाता है कि जालोर पहुंचने से पहले सिवाना को जीतना जरूरी था। जब तक आप सिवाना को नहीं जीतोगे जालोर दुर्ग तक नहीं आ सकते, इसीलिए सिवाना दुर्ग को जालोर किले की कुंजी कहा जाता है। ये परफेक्ट है, कई बार पूछा गया है कि जालोर दुर्ग की जो कुंजी कही जाती है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? तो सिवाना दुर्ग को, यानी जब तक सिवाना को नहीं जीतोगे आप जालोर तक नहीं आ सकते। अब इतना बड़ा अभियान है, इस अभियान का नेतृत्व कौन करेगा? और चूंकि जालोर तो उस समय अलबेला था, कहते हैं जालोर से मुकाबला करना उस समय बड़ी मुश्किल बात थी, तो कहते हैं यहाँ एक कमाल का आदमी आएगा, और वो आदमी है कमालुद्दीन गुर्ग। यानी जालोर अभियान जो इसका होगा वो किसके नेतृत्व में होगा? कमालुद्दीन गुर्ग के। लेकिन ये ध्यान रखना ये जालोर का प्रथम अभियान है 1308। अब क्या हुआ? सातल दे के यहाँ आक्रमण हुआ। अब इस आक्रमण के प्रमुख कारण क्या थे? तो सबसे पहले इसके कारण समझते हैं। अब अगर यहां भी प्रमुख कारण देखे तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। यहां भी पहले अमीर खुसरो, फिर पढ़ेंगे फरिश्ता को, तीसरा मोनोत नैन्सी, और चौथी एक पुस्तक थी पद्मनाभ जैन था, उसने लिखी थी, जैन ग्रंथ है, कानड़ देव प्रबंध।
अब चारों के अलग अलग मत है। अमीर खुसरो कहता है वही जो चित्तौड़ अभियान के लिए कही थी उसने बात, कहते हैं कि जालोर अलाउद्दीन ने आक्रमण इसलिए किया था कि वो जालोर को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, यानी साम्राज्यवादी नीति के तहत, विस्तारवादी नीति थी, उस नीति के तहत उसने जालोर आक्रमण किया था। जबकि फरिश्ता कहता है कि जालोर जो आक्रमण हुआ वो था कानड़ दे का अलाउद्दीन को चुनौती देना। कहते हैं कि एक बार कोई दिल्ली में सब राजपूतों को बुलाया गया था, उस समय संधि के तहत समझौते हुए, लेकिन अलाउद्दीन ने कह दिया कि अब कोई राजपूताने में ऐसा राजा नहीं है जो मेरी चुनौती स्वीकार कर सके। तो कहते हैं इस चुनौती की बात को लेकर के कानड़ दे उसके विरोध हो गया। तब उसने कहा कोई बात नहीं, मैं विरोध करता हूं, तू आ जाना जालोर। तब कहते हैं ये एक कारण था। लेकिन जो मुणोत नैन्सी कहता है वो कहता है कि ये जो विस्तारवादी नीति थी, यानी जो अमीर खुसरो ने बात कही है, उसी बात को वापस कौन सत्य करता है? मुणोत नैन्सी। यानी दो के मत तो सेम है, फरिश्ता का अलग मत है। दूसरी इंपोर्टेंट अपने लिए है पद्मनाभ, जो जैन ग्रंथ है, कानड़ दे प्रबंध लिखा गया है पद्मनाभ द्वारा, और इस पद्मनाभ ने कानड़ दे प्रबंध में लिखा है कि भाई इस यहाँ का जो कारण था वो था अलाउद्दीन की एक लड़की थी फिरोजा, और कानड़ दे का लड़का था वीरम। तो कहते हैं वीरम दे और फिरोजा की जो प्रेम कहानी थी उसके परिपेक्ष में यह आक्रमण होता है। तो ये पद्मनाभ कहता है। अब ये बात सत्य है या नहीं है? जैसे अपने चित्तौड़ अभियान के लिए पद्मिनी को पढ़ा, कहते हैं कि जो अलाउद्दीन के समकालीन इतिहासकार थे उनमें से किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि चित्तौड़ अभियान का कारण पद्मिनी था। वैसे ही यहाँ भी जो समकालीन है उन्होंने वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि फिरोजा के कारण आक्रमण हुआ। लेकिन एक बात यहाँ सत्य होती है कि ये बात जो फरिश्ता नाम का इतिहासकार हुआ है उसने भी कही है, यानी कि सिर्फ मत अलग है। कानड़ दे प्रबंध में पद्मनाभ ने लिखा है कि जब विरमदेव की मृत्यु होती है तो फिरोजा जालोर में कहते हैं कटार गांव के या अपने किले की बुर्ज से गिर करके आत्मदाह कर लेती है, यानी मर जाती है। लेकिन जो फरिश्ता कहता है कि जब विरम की मृत्यु होती है तो फरिश्ता इस बात को इंगित करता है कि जो दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना। तब कहते हैं उस समय यमुना में कूद करके जो छलांग लगा करके मरती है वो कौन थी? फिरोजा। इसका मतलब वो किस लिए मरती है? जब विरम की मृत्यु होती है। तो एक बात तो सत्य साबित हो रही है इसमें कि भाई जो कानड़ दे प्रबंध में लिखा गया वो सत्य है कि भाई फिरोजा और विरम प्यार तो करते थे, और इस प्रेम का सबूत उसका समकालीन इतिहासकार फरिश्ता भी देता है। जबकि याद रखना किसी भी राजा के बारे में उसका दरबारी इतिहासकार उसके विरोध बात नहीं करता, लेकिन फिर भी फरिश्ता ने लिखा, इसका मतलब ये घटना सत्य है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे अपन पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़ दे प्रबंध को। अब ये कहते हैं कि ये चीज हुई कैसे? तो जालोर में कहते हैं कि कानड़ दे का भतीजा जो सिवाना पे राजा था सातल दे, अब उस समय सिवाना जालोर का ही हिस्सा था, और जालोर में कानड़ दे का इतना प्रबंध था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि यहाँ आक्रमण करे। दूसरा, यहाँ की अगर भौगोलिक परिस्थितियां देखें तो यहाँ 4-4, 5-5 साल तक बारिश नहीं होती थी, मरुस्थल का प्रभाव ज्यादा है, इस कारण यहाँ इतनी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी। तो जब शासन संभाल रहा है कानड़ दे तो दोनों सचेरे भाई थे, कौन? सातल दे और कानड़ दे का पुत्र विरम दे, ये चले जाते हैं दिल्ली, और कहते हैं दिल्ली में ये फिरोजा को देख लेते हैं, और फिरोजा किस पे मोहित हो जाती है? विरम पे। अब इस बात का फायदा उठाता है चातल दे। अब ये कहता है कि जब ये इससे शादी की बात करती है तब दोनों लड़के आ जाते हैं वापिस जालोर। अब फिरोजा कहती है कि ये इससे शादी करेगी। इसी कारण ध्यान रखना, आप कहोगे कि 1308 में प्रथम अभियान हुआ था, अब 1311 में जब जालोर का मूल रूप से अभियान होगा, दूसरा अभियान, तब इतने 3 साल का जो बीच में अंतराल आया है वो क्यों आया? उसके पीछे कारण यही थी कि फिरोजा चाहती थी कि विरमदेव को मारा नहीं जाए। इसीलिए कमालुद्दीन गुर्ग इतना कहते हैं कि टाइम लेता है इस बीच में, और जब सातल दे के यहाँ आक्रमण होता है तब युद्ध में सातल दे वीर गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन सातल दे ऐसे ही नहीं मरा था। कहते हैं सिवाना दुर्ग से बाहर एक जलकुंड था, और मरुस्थल में वो जलकुंड ही सिवाना के निवासियों का एकमात्र सहारा था पेयजल के लिए। अब उसमें क्या कर दिया? कमालुद्दीन गुर्ग ने गाय को काट करके उसमें डाल दिया। अब इसको हिंदुओं ने अपना पाप समझा पानी पीना। तब कहते हैं कि जब उनके पास कोई सहारा नहीं था, तब जो सिवाना के सैनिक थे रणबांकुरे, वो सातल दे के नेतृत्व में बाहर निकल गए, युद्ध हुआ, और युद्ध में सातल दे वीर गति को प्राप्त हो गया, और पीछे स्त्रियों ने जौहर कर लिया। और ये जो शाखा है ये 1308 का, और ये राजस्थान का तीसरा शाखा माना जाता है। इससे पहले 2 हुए, 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़ और 1308 सिवाना। अब ये घटनाक्रम हुआ। अब इसके बाद इसके लिए देखो, जब ये कुंजी है जालोर की, तो जब कुंजी मिल गई तो इसका मतलब अब वो प्रस्थान कहां करेंगे? जालोर। और जालोर भी जो आक्रमण होगा वो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में होगा। अब कमालुद्दीन जालोर आ जाता है, विश्राम भी करता है। वैसे तो जालोर किला जीतना उसके लिए
मुश्किल था, लेकिन कहते हैं छल कपट से जीतता है। एक बीकादैया नाम का अपराधी होता है, वो भेद बता देता है और उसके कारण वो यहाँ आक्रमण करता है। जब आक्रमण हो जाता है तब कहते हैं इसका नेतृत्व कानड़देव करता है। कानड़देव भी वीरगति को प्राप्त हो जाता है। वीरमदेव भी अपनी योग्यता का परिचय देता है। जबरदस्त युद्ध होता है, लेकिन वीरमदेव को मारना नहीं था, ये आदेश था फिरोजा का। अब क्या हुआ कि जब तक वीरमदेव को नहीं मारे जालोर को जीतना मुश्किल हो गया। तब कहते हैं अंत समय में कमालुद्दीन गुर्ग, कहते हैं वीरमदेव के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई और वीरमदेव भी उस समय कहते हैं वीरता के मामले में इसका कोई स्थान ही नहीं था। इसीलिए जितना कानड़देव को याद किया जाता है उतना ही उसके राजकुमार वीरमदेव को याद किया जाता है जालोर के लिए। अब वीरमदेव इस युद्ध में कहते हैं अंत समय में मारा जाता है और बाद में जब ये सर उसका लेकर के थाली में सजा के फिरोजा के पास ले जाया जाता है तो कहते हैं फिरोजा भी कहते हैं गले में वरमाला डाल करके बाद में अपने आप को मार देती है। तो ये कहानी थी जालोर की। और जालोर आक्रमण के दो जो कारण बताए वो इन चारों इतिहासकारों के हिसाब से अलग अलग आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ इतिहास पूरा इतिहासकारों के मतों पर आधारित होता है और जो मत कहा गया है उसी मत को आपको फॉलो करना है। ये आक्रमण था सिवाना का प्रथम अभियान। इसके बाद पढ़ेंगे जालोर अभियान, देवगिरी, वारंगल और होयसल। ये अपन पार्ट 2 में पढ़ेंगे, नहीं तो ये 1 घंटे का और सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।